नहीं होता। दूसरा, आप जो कह रहे हैं रेड सी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा सर, आपको मालूम है कि वो जो उनका बंदरगाह है होडेइडा, उसको इजराइल ने खत्म कर दिया है। $1 बिलियन साल के हूथी के, वहां मैं तो रहा हूं उस एरिया में सर, उनको पैसा मिलता था इस पोर्ट से, उस पोर्ट को उड़ा दिया है। हूथी खामोश हो गए हैं, पिछले 4 दिन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शोर मचाएंगे, हो ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। फाइनली सर, एक सवाल मेरा आपसे है, ईरान की क्या मोहब्बत है इतनी हमास के साथ कि वो अपने सर्वाइवल को रिस्क करेगा इजराइल पर हमला करने के लिए? वो जानता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और मौका आने पर उनका इस्तेमाल करेगा। तो कौन है ईरान? वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। सारे देश कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव, टर्की कहता है मैं चौधरी, पाकिस्तान कहता है मैं चौधरी, सऊदी कहता है मैं चौधरी। कौन है चौधरी वहां पर सर? इट्स टोटली कंफ्यूज्ड, इट्स अ मेस। लेकिन मेरा ये मानना है सर कि कुछ देर के बाद ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारे जर्नलिस्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कई बार मारा है घुस के ईरान में इजराइल ने, जो लोग इजराइल को सताते थे। पेरिस में मारा, मैं तो वहां पोस्टेड था सर, जब मैं वहां था मारा था उसको, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उनका। ये रुकेंगे नहीं इजराइल के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर ईरान, इट्स अ मैटर ऑफ रेप्यूटेशन। तो अपनी रेपुटेशन के लिए ईरान आप कह रहे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो एक तरीके से लाचार है, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसे ही इंसैनिटी में तो लोग गड़बड़ करते हैं। आगे कुछ नहीं कहूंगा। ओके स्वर्ण सिंह सर। अच्छा प्रोफेसर सर, आप समझाइए, ये जो तनाव बढ़ा है, वोरा सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे ईरान, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। शिवकांत शर्मा सर कह रहे हैं कि कुछ तो करेंगे। वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बोले, वो कर दे। उनके यहाँ भी बहुत तरह तरह के, हिजबुल्लाह ही कुछ कर दे जाके, क्योंकि अब तो अभी जैसे इजराइल के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है ना वोरा सर, वैसे इनके लिए भी है कि ये बचेंगे कैसे अगर ये कुछ नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर सर, आपकी व्याख्या क्या है इस पूरे मसले की? नीरज, मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ जंगल वाला सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई नॉर्म्स को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त जो पूरा ध्यान है अमेरिका का, वो केवल इस पर है कि ये पूरा मध्य पूर्व एशिया का एक बड़ा युद्ध ना बन जाए। युद्ध खत्म करना नहीं चाह रहा कोई भी, ना कोई कोशिश कर रहा है युद्ध को खत्म करने में, और उसको लगातार बने रहने में आप देख रहे हैं कि हर तरह के जो नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे असैसिनेशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं अभी, और इजराइल के पास ताकत है, ईरान इस वक्त मुश्किल हालात में है, कितना वो रिटेलिएट करेगा, कब रिटेलिएट करेगा, ये अलग बात है। पर क्या इस तरीके से पूरे मध्य पूर्व एशिया में शांति बहाल हो सकती है? क्या उसकी तरफ किसी का ध्यान है या नहीं? आई फॉर एन आई वाला सिचुएशन में आपको लगता है कि हम स्थिरता, संतुलन और समृद्धि और शांति ला पाएंगे यहाँ? उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है। ये इस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि इस तरह का रुझान बनता है तो अपने आप में वो हो सकता है कि भविष्य में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करे, जिसमें जितने भी अभी तक के मापदंड बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनको ताक पर रखकर बड़ी ताकत कुछ भी चाहे कर सकती है। इजराइल कर ही रहा है, और नेतन्याहू को जैसे अभी कहा गया कि 55 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नहीं, अमेरिका की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। तो ये जो पूरा नरेटिव है उसको बदलकर एकदम निरंकुश तरीके से पूरे क्षेत्र में अपने तौर तरीके से चलने की जो बात है, वो बिल्कुल युद्ध को एक नया रुख देती हुई नजर आ रही है कि आप किसी भी देश में जाकर उसकी राजधानी में, उसके यहाँ किसी को चाहे असैसिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है रिटेलिएट करने की। आपके साथ बड़ी शक्ति पीछे खड़ी है। तो एक तो ये है कि आपके जो मापदंड हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उन पर इसका क्या असर है, ये एक तरीका देखने का है। हाँ, यदि मायोपिक तरीके से शॉर्ट टर्म देखते हैं कि ठीक है अभी उसके पास ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने की एक नई तरकीब मुझे लगता है कि सामने आ रही है। और इजराइल ने पहली बार नहीं, जैसा बार बार कहा गया, कई बार ऐसे करा है, और शायद इसी से ही उनका हौसला भी बढ़ा है कि पूरे क्षेत्र में जिसको चाहे घुसकर मार सकते हैं। जी, तो प्रोफेसर ईरान करेगा क्या फिर, ये बताइए।
देखिए, ईरान ऐसा नहीं कि रिटेलिएट नहीं करेगा, उसकी जितनी क्षमता है जब वो कर पाएगा कुछ। अभी जैसे खबरों में है कि वो सारे अपने, जिनको हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनके नेताओं को बुलाया है उन्होंने। तेहरान में एक बैठक होने वाली है, उसमें तय करने वाले हैं कि कब और कैसे इसका जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि जैसे हम समझ रहे हैं, कोई भी देश, चाहे वो इजराइल हो या कोई दूसरे देश हो, ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये एक तरह से एक विश्व रूप पर एक बड़ा पूरे क्षेत्र में युद्ध बनकर सामने आए, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी चिंताएं हैं। अंदरूनी चिंताएं इजराइल में भी है। नेतन्याहू के एक के बाद एक जो साथ के नेता हैं वो साथ छोड़ते नजर आते हैं। कुछ रिजाइन कर चुके हैं, कुछ उनकी बैठक में नहीं आते हैं। और ऐसा लोग मानने लगे हैं कि जब तक युद्ध चलेगा तभी उनकी, तब तक राजनीति चलेगी उनकी, उसके बाद क्या होगा नहीं पता है। तो युद्ध को चलाए रखना भी एक तरह से उनकी मजबूरी है, जब ऐसी सोच है बहुत से लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि रिटेलिएशन नहीं होगा। रिटेलिएशन होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये इस पर हम बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग अटकलें लगा सकते हैं। पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये तरीका शांति बनाए रखने का है, युद्ध को खत्म करने का है। युद्ध को खत्म करने का किसी का भी ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा फायदेमंद इस पूरे हालात में है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उनका खूब पैसा बन रहा है और उसमें सबसे बड़ा पैसा बनता है अमेरिका का। उनकी इकोनॉमी चलती है 25% वेपन्स एक्सपोर्ट करके। उनके लिए अच्छा है कि युद्ध चलता रहे, लोग मरते रहें। जब तक वो दूर दराज इलाकों में मर रहे हैं तब तक ठीक है। जब उन पर अपने पर चोट आती है तब मुश्किल खड़ी होती है, तब उनको बिल्कुल अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा इस वक्त जो हथियार बेचने वाले हैं उनका हो रहा है। और जाहिर है कि इजराइल को अपनी ताकत दिखाने का मौका है, अपनी दोस्ती दिखाने का मौका है अमेरिका के साथ। जो बाइडन अभी इलेक्शन में है, वो शायद कुछ बहुत ज्यादा इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। हालांकि वो तीसरे दिन ही आप देखें कि पहुंच गए थे वहां, और बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन के कह दिया था कि हमास ने किया है, हमास आतंकी है। उनको खुद ही पता चल गया था कि कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 4 सप्ताह में विदेश मंत्री पहुंच गए थे वहां। पर उनकी भी आज नेतन्याहू सुनते नहीं है। जब वो खुद, जैसा आपने कहा कि ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर से कुछ और करना चाहते हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप के आने की पूरी उम्मीद है व्हाइट हाउस में, और उनका तो जो रुझान है इजराइल की तरफ बहुत अलग तरह से है, तो ये युद्ध मुझे लगता है कि इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं है। लगातार अच्छा, चलता रहेगा, थक जाएंगे, कम हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। ओके शिव, ये बात अभी जो निकल के आ रही है ना, देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, उसमें ये सब बातें होती रहती हैं कि वो बाइडन जी ट्रम्प, बेसिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एक इशू पे तो सब एक रहते हैं, सब खाली दिखावे के लिए ऊपर चलता रहता है कि इनका विरोध कर रहे हैं। अब जैसे एक बहुत एग्जांपल से आप समझिए, चीन को लेकर के ना बाइडन की पॉलिसी में कोई चेंज है ना ट्रंप की, सेम चल रही है। वो भी सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। वो अमेरिका फर्स्ट उनके लिए हो, चाहे बाइडन जी हो चाहे ट्रंप जी हो। वैसे ही इसराइल के लिए चाहे नेतन्याहू जी हो, चाहे कोई और आ जाए, चाहे जिस तरह की सरकार बने, लेकिन बेसिक पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं। एक अब दूसरा मेरा सवाल ये शिवकांत जी आपसे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चूँकि दोनों के लिए अस्तित्व का सवाल है यहाँ पे, और ईरान के लिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो उसके ऊपर लगातार ये चीज़ हो रही है, तो वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करे जिससे अपनी जनता को एड्रेस कर ले कि देखो मैंने कुछ किया, लेकिन वो बड़ा कुछ ना करे, खाली ये है कि दिखावे के लिए वो भी अपना पल्ला झाड़ ले और ये कह सकता है कि हमारा तो कोई आदमी मरा नहीं, मरा तो वो जो दूसरा हमास वाला था, वो मेहमान था लेकिन वही मरा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आई वॉश टाइप का एक्शन हो और फिर मामला ख़त्म हो जाए? नहीं, ऐसा ही होगा। जैसे 1 अप्रैल में मिसाइलें दागी थी सीधी इसराइल के ऊपर, ऐसा एक्शन नहीं होगा। एक्शन किसी तीसरी टेरिटरी पे होगा, मुझे लगता है संभावना इसकी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये एक विचित्र सी स्थिति हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदा हाथी से मरा हुआ हाथी ज्यादा कीमती हो जाता है। तो ये हमास के नेता जिंदा इतने इफेक्टिव नहीं थे, मर के मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं हमास के लिए। और जो आतंकवादी या जो रेडिकल ग्रुप हैं पूरे वेस्ट में, उनके लिए ये शहीद हो गए हैं। इनके नाम पे अब लोग इकट्ठा होंगे और जगह जगह राजधानियों में आपको प्रदर्शन और प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। दूसरा ये है कि
क्योंकि दो बड़े नेता तीन में से मर चुके हैं। जो सेनापति है वो मर चुका है, पॉलिटिकल हमास का जो चीफ है उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये जो बार बार कहते थे नेतन्याहू कि मैं हमास को खत्म करने तक सांस नहीं लूंगा, तो उन्होंने एक तरह से हमास को खत्म कर दिया। अब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि अब आप हटिए, क्योंकि इसराइल के भीतर जो अभी तक युद्ध की वजह से लोग चुप हैं, लेकिन इसराइल के भीतर जो जनाधार है उनका वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और अगर चुनाव होगा इस बार वो हारेंगे। तो ऐसा लगता है कि उनके जाने के लिए इससे रास्ता खुला है। अब वो ये कह के जा सकते हैं कि मैं जिस काम को पूरा करने आया था वो मैंने पूरा कर लिया। जहां तक